Hello, Namaskar, and welcome to Bizgyan Learning Platform, friends. So, this is your host and your dost Mukul Lamba for today's session on decoding startups. So, guys, once again, welcome to Bizgyan Learning Platform. तो दोस्तों आज की क्लास का टॉपिक है डिकोडिंग स्टार्टअप्स। आजकल स्टार्टअप्स जो है एक बज़वर्ड बन चुका है। पीएम मोदी के भाषणों में स्टार्टअप के बारे में सुनने को मिलता है। इंटरनेट खोलो तो स्टार्टअप से भरा हुआ है। तो स्टार्टअप आज का बज़वर्ड बन चुका है और इंडिया में इस समय एक स्टार्टअप वेव चल रही है। तो तभी हमने टॉपिक रखा है डिकोडिंग स्टार्टअप्स। समझे तो सी स्टार्टअप है क्या। तो नीचे कोट के साथ शुरुआत करते हैं। यहां लिखा है इट नॉट अबाउट आइडियाज, इट्स अबाउट मेकिंग आइडियाज हैपन। आइडिया तो हमें हर दिन आता है, हर रोज हम किसी ना किसी चीज के बारे में सोचते हैं, पर what actually startup is converting your ideas that you think into an high definition plan जिसे आप स्केल कर सकें। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली आइडियाज, इट्स अबाउट इंप्लीमेंटिंग आइडियाज। एक आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों अगर हमें उससे सही से इंप्लीमेंट ना कर सके। तो आज की जो क्लास है उसका डिस्कशन का स्कोप रहने वाला है डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप्स, दैट व्हाट स्टार्टअप्स आर, why should one go into startups, what are the key points of Startup India scheme launched by PM Narendra Modi in 2015, what are the benefits of Startup India registration, startup finance funding कैसे मिलेगी startups को, what are the challenges for startup in funding, what questions they generally face in funding rounds। आजकल शार्क टैंक हम सबने देखा है कि फंडिंग के दौरान किस किस तरह के क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं, पिच डेक क्या होता है, पिच क्या होता है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टअप की लाइफ साइकिल क्या होता है, आइडिएशन फेज क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ इमर्जिंग स्टार्टअप्स इन इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया कि स्टार्टअप वेव चल रही है इंडिया में, स्टार्टअप बज़वर्ड है। तो आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं स्टार्टअप्स के बारे में, आप क्या जानते हैं स्टार्टअप्स के बारे में। जब स्टार्टअप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द ऑडियंस। और चैट बॉक्स आप सभी का इसको यूज करते रहिए, तभी हम इंटरेक्ट अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन सेशंस में क्या रहता है कि हम फेस टू फेस तो नहीं है, पर चैट बॉक्स हमारा बीच का माध्यम है कम्युनिकेशन का। तो चैट बॉक्स इज योर नोटबुक, इसको यूज करते रहें दोस्तों। तो स्टार्टअप से आप क्या समझते हैं, व्हाट एक्चुअली स्टार्टअप्स आर, आपको क्या लगता है स्टार्टअप्स क्या हैं। राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज। गुड मॉर्निंग मनोज लांबा सर। तो सर क्या लगता है स्टार्टअप्स क्या होते हैं, कि अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि डीपीडब्ल्यूआईटी की डेफिनेशन क्या है, गवर्नमेंट किस एक स्टार्टअप रिकॉग्नाइज करती है, पर जब जर्नल लैंग्वेज में पूछा जाए तो स्टार्टअप क्या है। तो लांबा सर कह रहे हैं स्केलेबल बिजनेस मॉडल। बिल्कुल सर, जो बिजनेस स्केल किया जा सके। पर बिजनेस की बात ना भी करें तो जनरल डिक्शनरी वर्ड स्टार्टअप मतलब कुछ नया शुरू करना, किसी चीज की शुरुआत करना। तो एक आइडिया जिसकी शुरुआत बिजनेस के रूप में हो, उसी को हम जनरल भाषा में स्टार्टअप कहते हैं। जब स्टार्टअप के बारे में सुनते हैं तो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे ऐसे शब्द दिमाग में आते हैं। तो जानेंगे कि स्टार्टअप एक्चुअली है क्या, गवर्नमेंट किन कंपनीज को रिकॉग्नाइज करती हैं, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप अकॉर्डिंग टू द लीगल टर्मिनोलॉजी। तो स्टार्टअप की बात करने से पहले कुछ फैक्ट्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इंडिया बिकम्स द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। दोस्तों भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 2015 में स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च होने के बाद हम मात्र 7 से 8 साल में थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोसिस्टम बन गए हैं स्टार्टअप्स का। इंडिया के लिए ये बेस्ट समय है, अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को स्टार्टअप में आना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू एंटर इनटू द स्टार्टअप इकोसिस्टम। 115 यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं हमारे देश में, विद क्यूमुलेटिव वैल्यूएशन जिनका $350 बिलियन वैल्यूएशन है। 24 न्यू यूनिकॉर्न आए दोस्तों 2022 में, जिन्होंने 25 बिलियन इन्वेस्टमेंट सीख करी 2022 में। तो 115 यूनिकॉर्न हमारे देश में ऑलरेडी हो चुके हैं दोस्तों। बेंगलुरु रिमेन्स द लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब इन इंडिया विद 43 यूनिकॉर्न्स हेडक्वार्टर्स इन इंडिया। दोस्तों बेंगलुरु इंडिया का जैसे माना जाता है आईटी हब, स्टार्टअप हब, तो बेंगलुरु लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब है इंडिया का,
जहां पर 43 यूनिकॉर्न हेडक्वार्टर्स हैं। बेंगलुरु एमर्ज एज वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब इन इंडिया। बेंगलुरु 7वां लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब बना दोस्तों इंडिया। इंडिया का बेंगलोर 7वां लार्जेस्ट वर्ल्ड का यूनिकॉर्न हब है और इंडिया का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न हब बेंगलुरु से। और हम दिन पढ़ते भी हैं कि बेंगलुरु के घर घर से स्टार्टअप आता है, बेंगलुरु की गली गली में स्टार्टअप उभर रहा है। तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव एंड ग्रेट साइन टू सी, और इसका रिजल्ट हमें डाटा में भी दिखाई दे रहा है। तो यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न शब्द की यहां बात हो रही है। तो व्हाट इज यूनिकॉर्न, आप चैट बॉक्स में बताएंगे कोई जानता है व्हाट इज यूनिकॉर्न? यूनिकॉर्न कंपनी किस कंपनी को कहते हैं? मैंने डिस्कस तो यहाँ कर लिया कि 115 यूनिकॉर्न है, 24 नए बने, बेंगलुरु सबसे बड़ा हब है, 7वां दुनिया का सबसे बड़ा हब है इंडिया का बेंगलुरु। पर यूनिकॉर्न कंपनी है क्या? चैट बॉक्स में आप लिख के बताइए। आपने ये वर्ड सुना होगा, इकोनॉमिक टाइम्स आप पढ़ते हैं, इंटरनेट ब्राउज करते हुए सुना होगा कि ये कंपनी यूनिकॉर्न बन गई, ममार्थ यूनिकॉर्न बन गई, फिजिक्स वाला इंडिया का एक यूनिकॉर्न बन गई। तो व्हाट यूनिकॉर्न इज? यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी होती है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। तो मनोज लांबा सर कह रहे हैं 100 बिलियन US डॉलर वैल्यूएशन जिस कंपनी का है। 1 बिलियन वैल्यूएशन, $1 बिलियन। ओके, तो $1 बिलियन या $100 बिलियन? One participant is saying $1 बिलियन, another is saying 100 billion US डॉलर। सो मुनाफ जी सही है, $1 बिलियन वैल्यूएशन वाली कंपनी को हम यूनिकॉर्न कहते हैं। मतलब 8,000 करोड़ लगभग कन्वर्ट किया जाए तो 8200 करोड़, 8200 करोड़ जिस कंपनी का वैल्यूएशन है डॉलर्स के टर्म में देखा जाए तो वो कंपनी यूनिकॉर्न कही जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के डिस्कशन में। और 2/3 इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं वो IITs, IIM, बिट्स, ISB से आते हैं। सर इट्स $1 बिलियन ना लांबा सर? 1 बिलियन एंड 100 million, इट्स विल बी $100 million। 1 बिलियन इक्वल टू 8,000 करोड़ इन इंडियन रुपी। यस, $1 बिलियन इज यूनिकॉर्न। नेक्स्ट इज 2/3 इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं दोस्तों वो IIT, IIM, ISB से आते हैं। ओके सर, तो 2/3 ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं वो IITs, IIMs और ISB से आते हैं। तो आजकल जो छोटे शहर हैं, सेकंड टायर, फर्स्ट टायर सिटीज हैं मेट्रोस के अलावा, वहां से भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। अभी पंजाब में इकोसिस्टम अच्छा डेवलप हो रहा है, स्टार्टअप उड़ीसा अच्छा काम कर रहा है, इवन बिहार से बहुत अच्छे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो इंडिया में देखा जाए तो क्यूमुलेटिवली अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं स्टार्टअप्स। तो चलिए अब स्टार्टअप्स के बारे में हमने कुछ फैक्ट्स जान लिए, यूनिकॉर्न डिस्कस कर लिया क्या होता है। अब बात करेंगे कि स्टार्टअप कंपनी कौन सी होती है। अगर हमें गवर्नमेंट की स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्टर होना है तो व्हाट इज ए स्टार्टअप अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट? क्या आपकी कंपनी स्टार्टअप है? तो अगर आपको स्टार्टअप के लिए एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी है तो ये 5 कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। नंबर 1 इज योर कंपनी एज शुड नॉट एक्सीड 10 years फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपकी कंपनी 10 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो आज रिलायंस चली जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, कहती है कि भाई मुझे स्टार्टअप की रिकॉग्निशन दो, बेनिफिट्स दो, जो लोन्स मिलते हैं वो दो, मुझे रिबेट्स दो इनकम टैक्स में, 80 IAC के बेनिफिट्स दो। तो रिलायंस नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि वो तो 60-70 साल पुरानी कंपनी हो गई। हमें 10 साल पुरानी कंपनी जो है उसी को ही स्टार्टअप रिकॉग्निशन मिल सकती है। सेकंड है इनकॉर्पोरेटेड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ए रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और LLP। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात दोस्तों है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म ही
स्टार्टअप के रूप में रजिस्टर कर सकती है, या वो एलएलपी हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप स्टार्टअप के लिए रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। और अगर सोल प्रोप्राइटर हैं तो स्टार्टअप में आप बिल्कुल एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि एक लाला जी की दुकान को हम स्टार्टअप नहीं बोलेंगे। एक एलएलपी बिजनेस को, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप को ही हम स्टार्टअप का दर्जा दे सकते हैं। और ये जो पांचों कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक फुलफिल करनी है, ये पांचों फुलफिल होनी चाहिए। मतलब जो मेन फिगर्स वाला क्राइटेरिया, अगर आप एक भी इसको ब्रीच कर दें तो आप स्टार्टअप नहीं कहलाए जाओगे। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है पर 10 साल से ज्यादा एज हो गई है, तब भी स्टार्टअप नहीं मिलेगा। तो अगला हमारा क्राइटेरिया है एनुअल टर्नओवर। शुड हैव एन एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़ फॉर एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन। किसी भी साल 100 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मेरी 9 साल टर्नओवर 90 करोड़ रही और आखिरी साल, या मेरी 5 साल 90 करोड़ रही, छठे साल मेरी 100 करोड़ से ऊपर हो गई, तो मैं गवर्नमेंट को कहूंगा कि मेरी 5 साल से तो नीचे ही थी। तो जैसे ही 100 करोड़ से साल में टर्नओवर ऊपर होगी, मतलब पिछले 10 साल ही देखे जाएंगे, अगर नए साल से कंपनी बन रही है, फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन ईयर से ही स्टार्टअप रिकॉग्नाइज हो रही है, तो किसी भी साल में 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं होनी चाहिए। किसी भी साल में अगर 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होती है तो आप स्टार्टअप नहीं कहलाए जाएंगे। अगला पॉइंट है ओरिजिनल एंटिटी। आपकी अपनी अस्तित्व होना चाहिए। आप स्प्लिट या रिकंस्ट्रक्शन से फॉर्म नहीं होने चाहिए। अब रिलायंस की इतनी सारी सब्सिडरीज हैं, या रिलायंस का ये अभी एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डिवीजन अलग हुआ। अब अंबानी साहब कहते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग थी, अब मेरा नया यूनिट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्ट हो रहा है, तो इसको स्टार्टअप का दर्जा दे दिया जाए। पर वो नहीं मिल सकता, क्योंकि ये साफ साफ कहता है कि एंटिटी शुड नॉट हैव बीन फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस। एक बिजनेस एग्जिस्ट करता था, उसी को अगर आप तोड़ के हिस्से करके अलग अलग कंपनीज बना दे और उन्हें स्टार्टअप का दर्जा देना चाहें तो आप नहीं दे सकते। और अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्टअप्स में होना ही होना चाहिए, इसके बिना आपको स्टार्टअप नहीं कहा जाएगा, इनोवेटिव एंड स्केलेबल। बाकी तब तो सब नॉर्मल बिजनेस भी हो सकते हैं, पर जो पांचवा क्राइटेरिया है वही एक स्टार्टअप को और एक एमएसएमई नॉर्मल बिजनेस को डिस्टिंग्विश करता है। शुड वर्क टुवर्ड्स डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस, or have scalable business model with high potential for creation of wealth and employment। आपका जो बिजनेस है वो कुछ नया होना चाहिए, कुछ इनोवेटिव होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, रोजगार पैदा करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, वेल्थ क्रिएट करे कंट्री के लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लेंसकार्ट, आप सब जानते हैं पीयूष बंसल जी की कंपनी शार्क टैंक में शार्क है, सब जान गए। उसके बाद लेंसकार्ट के बारे में, लेंसकार्ट क्या कर रही है? चश्मे ही तो बेच रही है। क्या चश्मे की दुकान देश में पहले नहीं थी? उन्होंने कुछ नया काम शुरू किया। आपसे पूछना चाहूंगा, क्या चश्मा बेचना कुछ यूनिकनेस थी? व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ लेंसकार्ट? एक नॉर्मल चश्मे की जो दुकान है और लेंसकार्ट की दुकान है, उसमें क्या फर्क है? हम लेंसकार्ट को तो स्टार्टअप बोलते हैं, और गुप्ता शॉप जो है हमारे पास, गुप्ता स्पेक्टिकल्स, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल लाला जी की चश्मे की दुकान है। तो फर्क क्या है एक स्टार्टअप और नॉर्मल शॉप में? आपसे जानना चाहूंगा, चैट बॉक्स में लिखिए कि एक नॉर्मल हमारी दुकान जो है वो तो नॉर्मल बिजनेस है, बट लेंसकार्ट स्टार्टअप है। तो लेंसकार्ट ने ऐसा क्या किया कि हम उसे स्टार्टअप बोलते हैं? इनोवेशन, स्केलेबिलिटी, पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। बिल्कुल। लेंसकार्ट के आज इंडिया में कितने जगह स्टोर्स हैं, इवन वर्ल्ड वाइड कितने सारे स्टोर्स खुल चुके हैं। वो टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि एक लेंस को किस तरह से और बेहतर बनाया जाए, एंटी फोक कैसे बनाया जाए, लेंस को किस तरह से और अच्छे से यूज किया जाए। तो एक बिजनेस जो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहा है, स्केल कर रहा है, इतने सारी ब्रांचेस खोल रहा है, दैट इज स्केलिंग, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, क्रिएटिंग वेल्थ फॉर द कंट्री एंड फॉर द बिजनेसेस, ऑल्सो स्केलेबल, इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी। तो इनोवेशन एंड स्केल ही डिफरेंशिएट करता है एक नॉर्मल बिजनेस को और एक
स्टार्टअप को। तो ये पांचों क्राइटेरिया में से आपके क्राइटेरिया फुल होने चाहिए अगर आप स्टार्टअप के लिए रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं। तो पहली जो क्राइटेरिया चारों हैं वो तो आपके डेफिनेटली फुलफिल होना चाहिए। और इनोवेशन एंड स्केलेबल को आपको जस्टिफाई करना है कि हाउ योर बिजनेस इज इनोवेशन एंड स्केलेबल। क्योंकि जब हम डीपीडब्ल्यूआईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां सर्टेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाउ योर बिजनेस इज इनोवेटिव, हाउ इट इज स्केलेबल, हाउ विल इट जनरेट वेल्थ। तो वो आपको एज एन एंटरप्रेन्योर पिच करके समझाना है कि आपका बिजनेस कैसे इनोवेटिव एंड स्केलेबल है। और पहले चार तो जस्टिफाइबल हैं। और अगर इनमें से आप एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते तो आप स्टार्टअप नहीं कहलाए जाएंगे। ये पांचों क्राइटेरिया फुलफिल करने जरूरी हैं अगर स्टार्टअप इंडिया स्कीम का हमें बेनिफिट लेना है और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्टार्टअप कहलाना है। तो दिस वाज द लीगल टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टार्टअप। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई स्टार्टअप्स? स्टार्टअप्स करने से फायदा क्या होता है? बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप, प्रमोट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन एन कंट्री। द कोर ऑब्जेक्टिव है देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, रोजगार जनरेट करना। क्योंकि देश में जॉब सीकर देखा जाए तो रोज बढ़ते जा रहे हैं। आज प्लेसमेंट्स नहीं हो पा रही हमारे यूथ की, बेरोजगार है, एम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में बढ़ता रहता है, बहुत सारे लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की एक वेव लाएं, नौकरी देने वाला बनिए, ढूंढने वाला नहीं। इंटरव्यू लेने वाला बनिए, इंटरव्यू देने वाला नहीं। हमेशा देखा जाता है कि हाउ टू सिट फॉर एन इंटरव्यू दिखाया जाता है कि इंटरव्यू दिया कैसे जाए, पर किसी ने कभी क्या सिखाया है कि इंटरव्यू लिया कैसे जाए? क्या कभी कोई बताता है कि इंटरव्यू कैसे लेते हैं? एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर हाउ टू अप्रोच फॉर एन इंटरव्यू। मुझे इंटरव्यू के लिए अप्रोच करना ही नहीं, मुझे तो इंटरव्यू लेना है। आई नीड टू फाइंड टैलेंट्स। मुझे सिखाया जाए कि टैलेंट ढूंढते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड द कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये इंटरप्रेन्योरशिप एक बूस्ट करता है, इसलिए स्टार्टअप जरूरी है। क्योंकि अगर सबको ही नौकरी चाहिए तो नौकरी देने वाला कहां से आएगा? वो स्टार्टअप्स पैदा करते हैं। टू क्रिएट जॉब प्रोवाइडर रेदर देन जॉब सीकर्स, आई टोल्ड यू। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब एक स्टार्टअप छोटे शहरों में गांवों को कनेक्ट करता है तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। आज डीमोनेटाइजेशन होने के बाद जो डिजिटल क्रांति आई उसको पूरा विश्व सलाम कर रहा है इंडिया को, कि जो इंडिया का यूपीआई है उसने गांव, टापुओं, शहरों सबको कनेक्ट कर दिया। एक ऐसा देश जहां पर किसी को 10 साल पहले अच्छे से स्मार्टफोन नहीं चलाना आता था, वहां आज सब यूपीआई यूज कर रहे हैं। तो ये डिजिटल क्रांति नहीं तो क्या है? रिलायंस की डाटा रेवोल्यूशन, पेटीएम की ये यूपीआई की क्रांति नहीं है तो क्या है? तो ये स्टार्टअप से पॉसिबल कर सकते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ स्टोरी है एक कंट्री की। आज यूएसए को यूएसए उनके स्टार्टअप्स ने, उनके बिजनेसेस ने बनाया। तो इंडिया भी एक डेवलप्ड नेशन स्टार्टअप्स के बलबूते पर जल्द ही बनेगा दोस्तों। तो इसलिए स्टार्टअप जरूरी है। अब कुछ डिस्कस करेंगे स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में। तो पीएम मोदी ने 69th इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पे स्टार्टअप इंडिया 2015 में 15 अगस्त 2015 को लाल किले से स्टार्टअप इंडिया की घोषणा करी थी। और आज उन्होंने अभी जो प्रीवियस वीक इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में बताया कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन भी चुका है। तो दैट इज रियली प्राउड मूवमेंट फॉर अस। तो ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव यही था कि इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम बूस्ट हो सके। और बाकी इसका एक्शन प्लान अगले साल 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। और पिछले साल ये ऐलान हुआ कि 16 जनवरी हर साल देश में स्टार्टअप डे, स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो स्टार्टअप डे 16 जनवरी को हर हमारे देश में मनाया जाता है। और 15 अगस्त 2015 को ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम इनोग्रेट हुई। और आज लगभग 7 से 8 साल में ही हम विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। और 115 यूनिकॉर्न हमने डिस्कस किए थे, हमारा देश प्रोड्यूस ऑलरेडी कर चुका है। तो जो ये वाला स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, ये डीपीडब्ल्यूआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, एक बॉडी है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की, वो इसको रेगुलेट करता है और इस पे सब कुछ इनिशिएटिव्स लेता है। तो ये है हमारा स्टार्टअप इंडिया का पोर्टल www.startupindia.gov.in। तो इस पोर्टल पे आपको स्टार्टअप्स की इंफॉर्मेशन, स्टार्टअप्स की स्कीम, रजिस्ट्रेशन, मेंटरिंग, फंडिंग रिगार्डिंग सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। बहुत ही अच्छा पोर्टल है, आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा www.startupindia.gov.in।
इस पे स्टार्टअप्स के बारे में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, इस पे सारी जानकारी उनको आराम से मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक सबको समझ आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई स्टार्टअप के बारे में कोई कुछ जानना चाह रहा है एक्सक्लूसिवली, किसी के मन में कुछ अब तक क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में यूज करके मुझे प्लीज बताएं। तब तक हमने स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में डिस्कस किया, स्टार्टअप क्यों करने जरूरी है डिस्कस किया, रिकॉग्निशन ऑफ स्टार्टअप डिस्कस किया, यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी होती है डिस्कस किया, स्टार्टअप वेव के बारे में डिस्कस किया, कुछ फैक्ट्स डिस्कस किए। और किसी के मन में कुछ क्वेरी है कि स्टार्टअप्स के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्टर करा के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? तो जो डीपीडब्ल्यूआईटी द्वारा रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं, उन्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में रिबेट्स मिलती हैं, पेटेंट्स और आईपीआर अप्लाई करते हुए, कॉपीराइट्स अप्लाई करते हुए, ट्रेडमार्क अप्लाई करते हुए, पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स में रिलैक्सेशन मिलती है, लेबर लॉस में सेल्फ सर्टिफिकेशन करके वो लाइसेंसेस ले सकते हैं, फंड फॉर स्टार्टअप मिलता है। हर एक टॉपिक पर इंडिविजुअली सेशंस लिए जा सकते हैं। जस्ट मैं एक ब्रीफ ऑफ कर रहा हूं कि क्या क्या फायदे मिलते हैं। डिसोल्यूशन में आसानी मिलती है, स्टार्टअप बंद करना भी आसान होता है उनके लिए, सीड फंड का फायदा मिलता है, एंजल टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, सेक्शन 80 आईएसी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का बेनिफिट मिलता है, जिसमें 3 साल तक की टैक्स हॉलीडे मिल सकती है। स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम्स पे उनको वेबसाइट पे फायदा मिलता है। टर्नओवर डेफिनेशन, योगेश शाह जी कह रहे हैं टर्नओवर डेफिनेशन। योगेश जी, टर्नओवर उनकी किसी भी साल 100 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब एक कंपनी है, आज मेरी कंपनी है बिज ज्ञान, मैं अगर 100 करोड़ टर्नओवर पहले साल में ही कर देता हूं तो मेरी कंपनी स्टार्टअप इंडिया नहीं कहलाएगी। उस स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन जो मिला है वो वर्ड हो जाएगा उसी 70 साल से जिस साल मेरी टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर हो गई। मतलब एक कंपनी 4 साल से 100 करोड़ से नीचे थी, ये क्यूमुलेटिव नहीं है, हर ईयर की चेक करनी है। शुड नॉट एक्सीड एनुअल टर्नओवर फॉर एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिट्स इज इन कॉर्पोरेशन। तो पिछले 10 साल ही हम चेक करते हैं क्योंकि 10 साल उसकी लाइफ है। तो पिछले 10 सालों में उसकी 100 करोड़ से टर्नओवर ऊपर नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि उसके 10 साल बाद तो वैसे भी वो स्टार्टअप नहीं है। तो ये वाला पॉइंट था कि 100 करोड़ से टर्नओवर उसकी किसी भी साल में ऊपर नहीं होनी चाहिए। जैसी वो ऊपर होगी वो स्टार्टअप नहीं कहलाई जाएगी फिर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट योगेश जी। तो उनको जो प्रोग्राम्स हैं, मेंटरशिप मिलती है स्टार्टअप्स को स्टार्टअप इंडिया की इस वेबसाइट पे, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके योगेश जी, थैंक यू। तो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं टैक्सेशन के, एंजल टैक्सेशन के। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक पे इंडिविजुअल क्लासेस ली जा सकती हैं। तो दिस इज जस्ट एन मास्टर क्लास ऑन डिकोडिंग स्टार्टअप्स, कि आप सबको पता चले कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में हो क्या रहा है हमारे देश में, क्या क्या बेनिफिट सरकार दे रही है, किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप बूस्ट हो रही है। तो जस्ट उसके लिए ये सेशन है। तो इंडिविजुअली एक एक टॉपिक्स पे भी हमारे सेशन आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा bizgyan.com पर। तो ये डाटा एक बार देखते हैं। लेट्स लुक हैव दिस डाटा। टैक्स एग्जम्पशन फॉर स्टार्टअप्स जो मैंने आपको बताया, तो 1167 1167 स्टार्टअप्स को 80 आईएससी का बेनिफिट मिल चुका है। 99,380 स्टार्टअप जो हैं वो गवर्नमेंट अब तक रिकॉग्नाइज कर चुका है, और 3,557 स्टार्टअप्स को सिडबी का फंड ऑफ फंड अलॉट हो चुका है। तो ये डाटा है, लगभग थोड़े दिन में ही हमारे देश में 1 लाख रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हो जाएंगे। तो 7 साल के अंदर 1 लाख स्टार्टअप्स जो कि गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज है वो हो जाएंगे। तो ये डाटा था, कुछ मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया कि किस तरह से अभी इकोसिस्टम ग्रो हुआ है पिछले कुछ सालों में। ये है स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप। सबसे पहला स्टेज होता है आइडिएशन, कि जब आइडिया आया कि मेरे को करना क्या है, किसी चीज के बारे में मैंने सोचा, सबसे पहले है आइडिया ढूंढना। आइडिया कहां से आता है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से। अब जोमेटो वाले ने क्या देखा कि खाना लोकल रेस्टोरेंट्स टाइम पर डिलीवर नहीं करते, पैकिंग सही नहीं होती, फट जाता है खाना आते होते, लीकेज हो जाती है। तो एक दिन वो बारिश के मौसम में बैठा था, खाना ऑर्डर किया रेस्टोरेंट से, खाना ही ना आए, खाना ही ना आए। उस रात बेचारा भूखा सोया।
जोमेटो के फाउंडर मिस्टर दीपेंद्र गोयल। तो उन्होंने प्रॉब्लम ढूंढी कि रेस्टोरेंट सही से खाना डिलीवर नहीं कर रहे, तो वहीं से उन्हें आइडिया आया कि उन्हें एक ऐसा ऐप बनाया जाए जो सारे रेस्टोरेंट्स को लिस्ट किया जाए, एक प्रॉपर एसओपी फॉलो हो, डिलीवरी बॉयज ट्रेन किए जाएं और अच्छे से टाइमली फूड डिलीवर किया जाए, ताकि मेरे जिस तरह जैसे आज मैं रात भूखा सोया हूं कोई और भूखा ना सोए। तो जहां प्रॉब्लम दिखी वहीं आइडिया है उसे स्टार्टअप में कन्वर्ट करने का। स्टार्टअप का एक ही मंत्र है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम ढूंढो, कहां दिक्कत आती है हमें डेली लाइफ में, उसी पे ही स्टार्टअप बन सकता है। तो फर्स्ट इज द आइडिएशन स्टेज, आइडिया सोचना। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन फिट, कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे डिलीवरी आपको पता हो, अगर शिप रॉकेट सुना हो, तो वो कुरियर डिलीवरी करते हैं। पहले क्या होता था, कुरियर पता ही नहीं होता था, स्पीड पोस्ट से आ रहा है, कोई ट्रैकिंग नहीं, कोई सिस्टम नहीं था, मतलब प्रॉपर। जब से कुरियर सर्विस डिलीवरी ने, शिप रॉकेट ने इंप्रूव करी हैं, तो उन्होंने प्रॉब्लम देखी। फर्स्ट इज द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन फिट, आइडिएशन स्टेज में। उसके बाद है कंसेप्टिंग, अपने आइडिया को कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करना। Sir, please convey in English. I can't. Okay, I will try to convey in English language because this is a mixed course. Okay, Anandji, no problem. So first one is the ideation stage. In ideation stage, we try to identify the problems and then create a solution for that problem. This stage is the problem and the solution fit, in which founders try to find a problem in their daily life. What problems the normal public is facing, and then to find out a solution for that problem is covered in the ideation stage. Next one is the concepting stage. तो concepting stage में दोस्तों क्या है कि idea you got is now converted into the concept. एक idea आया जो बदल दे जिंदगी, उसे अब concept में convert किया जाता है. Next one is the committing. उसकी तरफ commit हो गए आप कि मेरे को यही करना है, इसी पे दिन रात काम करना है, क्योंकि एक आइडिया को रियलिटी में तभी बनाया जा सकता है जब वो इंप्लीमेंट हो. मैंने सेशन इसे स्टार्ट किया था, आइडिया इज जस्ट एन आइडिया अनलेस इट इज एग्जीक्यूटेड एंड इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्ली. तो एक कॉन्सेप्ट को कमिट करके, वैलिडेट करके, वैलिडेशन मतलब क्या मेरा आइडिया सही है, उसके लिए मार्केट फिट है, क्या मैं जो प्रोडक्ट सोच रहा हूं उसका कस्टमर भी अवेलेबल है, द प्रोडक्ट आई एम थिंकिंग ऑफ इज कस्टमर ऑल्सो अवेलेबल फॉर दैट, आई नीड टू फाइंड आउट द राइट टारगेट ऑडियंस फॉर माई प्रोडक्ट. That is product and market fit we do in validating. When I found that my product is suitable for this audience, like Baba Ramdev's Patanjali find out its target audience, that the which age population is their target audience. People from the age around 35 to 60, around 55 are their target customers, and the elderly segments are their customer segments. So once they found the product and the market fit, then they scale up, then they expand into the other parts of country. तो फर्स्टली क्या जरूरी है कि आइडिया पहचाना जाए, उस पर वर्क किया जाए, प्रॉब्लम ढूंढी जाए, सोल्यूशन ढूंढा जाए, उसके बाद उसे कॉन्सेप्ट में तब्दील किया जाए, उसके बाद उस पर काम किया जाए, और उसके बाद देखा जाए कि क्या प्रोडक्ट और मार्केट फिट बैठ रहा है. उसके बाद स्केलिंग एंड फंडिंग की स्टोरी शुरू होती है, और उसके बाद एक बिजनेस एस्टेब्लिश स्टार्टअप बनता है. तो ये थे स्टेजेस ऑफ साइकिलिंग. इस पे पूरा एक सेशन लिया जा सकता है, पर जस्ट आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाट स्टार्टअप इज एंड हाउ इकोसिस्टम वर्क्स. So formation, validation and growth is summarized step. You can see this in the chart. So next one is fundraising questions. So these are the general questions an entrepreneur face while diluting their equity. जब एक entrepreneur equity raise अपने dilute करता है और fund raise करने जाता है, तो उसके दिमाग में कुछ ये सवाल आते हैं. यहाँ पे किसका रोल काम आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, कंपनी सेक्रेटरीज का, टैक्स कंसल्टेंट्स का. तो दिस इज वन ऑफ एन अपॉर्चुनिटीज फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड अदर प्रोफेशनल्स वर्किंग टू ऑल्सो ग्रैब दिस. हाउ मच फंड शुड आई रेस, कितना पैसा मुझे रेस करना चाहिए, व्हेन शुड आई रेस मनी, कब किस स्टेज में पैसा रेस करना चाहिए, एट व्हाट स्टेज शुड आई नोट, क्योंकि कई बार एट सर्टेन स्टेजेस इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट आई शुड नॉट डाइल्यूट माई इक्विटी, I should go bootstrapped. What is bootstrap? Bootstrapped is going into the startup business with your own accumulated fund from your savings, your relatives and all about that. तो कब मुझे फंड रेज करना है, कब फंड रेज नहीं करना,
What are the prevalent sources of finance for me and how should I prioritize them? कौन कौन से सोर्सेज है, मैं क्राउड फंडिंग से, वेंचर कैपिटलिस्ट से, या शार्क टैंक जैसे प्रोग्राम से मैं फंड उठा सकता हूं, और किस प्रायोरिटी में मुझे सेटअप करना चाहिए कि यहां से नहीं मिलता तो यहां से नहीं मिलता तो यहां से. व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी? कैन ए प्री रिवेन्यू स्टार्टअप ऑल्सो गेट फंडिंग? अभी मेरे पास सिर्फ आइडिया है, मैं आइडिया पे प्रोटोटाइप पे वर्क कर रहा हूं, अभी 1 रुपए का रिवेन्यू जनरेट नहीं किया, तो क्या मेरे को फंडिंग मिल सकती है? आपने शार्क टैंक पे भी देखा होगा, यू माइट हैव सीन इन शार्क टैंक that startups come and ask for the pre-revenue funding. They say, ma'am, I do not have done the revenue and I am the pre-revenue stage. So pre-revenue startups are just in the ideation and concept stage. They are working on the prototypes and the development stage and they seek to be funding. So should they go for the funding is one of the question they ask. How much equity should I give? कितना इक्विटी मुझे डाइल्यूट करना चाहिए? बिकॉज इक्विटी इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग फॉर एन स्टार्टअप. वन शुड प्रिजर्व द मैक्सिमम इक्विटी एंड take the stake for himself, because in the long term when you dilute equity you end up having very minimal stake in your own startup. You see recently Mr. Ashneer Grover, founder of BharatPe, he founded the BharatPe and recently he was निकलो बोर्ड से, he was terminated from the board. So equity preservation is the key for having the control in our hands, क्योंकि स्टार्टअप हमारा है, हमें इन्वेस्टर्स के हाथ में सपोर्ट के लिए देना है, ना कि कंट्रोल के लिए. हाउ शुड आई गिव इक्विटी व्हेन आई अनेबल टू वैल्यू माय स्टार्टअप? सो दिस इज द एमर्जिंग डोमेन, स्टार्टअप वैल्यूएशन. स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन कैसे हो? हाउ डू आई वैल्यू ए स्टार्टअप? हाउ डू आई कैलकुलेट द इक्विटी पोर्शन आई नीड टू डाइल्यूट? हाउ शुड आई रीच आउट टू इन्वेस्टर्स? What is the right structure? Should I go for the debt portion? Should I issue the debentures to investors? So these all questions need to be answered by the entrepreneur, and you professionals, chartered accountants, company secretaries, tax professionals, and other business consultants have an emerging domain in this area. So you can guide them according to your financial knowledge, taxation knowledge, which areas you should look upon and how to approach this question. These are the general questions I have mentioned that entrepreneurs face while preparing their pitch deck. And what is pitch deck? Pitch deck is an presentation prepared while doing a pitch. जब pitch हम कर रहे हैं तो वहां पे जो presentation चल रही है कि हमें कितनी funding चाहिए, हमारा mission vision explain कर रही है, that slide and your presentation is called pitch deck and your presentation is called pitch. So these two were the most important terms while funding, pitch and pitch deck. So these are the important question and entrepreneur faces while preparing a pitch deck. So next is ways, किन किन तरीकों से आप पैसे उठा सकते हैं? How can a startup fund itself? Number one is bootstrapping. Self funding is also known as bootstrapping. अपने पैसों से, from the self accumulated fund, from the savings, or you get it from the family or friends or relatives, that is called bootstrapping. कि पहले अपने पैसों से शुरू किया जाए. Another one is crowdfunding. Crowdfunding is what? There are crowdfunding websites like Indiegogo, Wishberry, Kato, Fundline. You see that they place a project or a venture by making a short video and ask people to donate or invest small amount of money. Like you see on Keto, there are some kind of donation ads. Same can be done for the startup also. That crowdfunding practices can be done. Majority invest small kind of portion into an idea or a social venture. So crowdfunding can also act. Another one is angel investors. So what angel investors are? They are angels. Angel investors मतलब good persons which support you in the initial phase of your startup. जो आपके स्टार्टअप में इनिशियली सपोर्ट करते हैं. जैसे बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स का ये नाम लिखे हुए हैं, मिस्टर रतन टाटा, राजन आनंदन, विजय शेखर शर्मा, सचिन बंसल, और बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स ने शुरुआत में जो आज बड़े स्टार्टअप्स हो चुके हैं उसमें हेल्प भी करी, लाइक अन अकेडमी, क्राउन इट, बुक इवेंट्स, विटी फीड. तो इन सारे स्टार्टअप्स को एंजल इन्वेस्टर्स का सपोर्ट भी मिला. नेक्स्ट वन इज वेंचर कैपिटलिस्ट, वीसीज. जब हमें बड़ा राउंड रेस करना होता है तो सीरीज में स्टार्टअप राउंड रेस करते हैं. फर्स्ट वन इज सीड राउंड, सीरीज ए, बी, सी, दैट आर द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन स्टार्टअप्स.
So venture capitalists are the professionally managed funds who invest in companies that have a huge potential to grow. They usually do not invest in small chunks like 1 crore, 2 crore. No, they are not like the sharks. They invest in the higher, they invest on higher money in a business. When they see a scope for the longer horizon, they usually invest in a business against equity and exit when there is an IPO. You see venture capitalists like Tiger Global, Nexus, Bloom Ventures, Helion. These invest, SoftBank, these invest in the startups in an initial phase and exit when there is an IPO. You see the recent IPOs of Paytm, Nykaa, Zomato. Many of the VCs exited because they made huge sum of money. Paytm IPO listed at 2200 rupees, and they might have invested in just 100 or 150 rupees per share, and they exited at 2200. So this is the powers VCs use. They fund the startup in the initial stages and take a higher chunk of their equity. So this is how venture capitalists work. Funding from business incubators and accelerators. There are certain incubators and accelerators, some government funded or some private, that help you. What are incubators? Incubators are like a parent to child. एक पिता की तरह होते हैं जो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं. मींस incubators are the parents to an startup which provide them the network and the information that how to scale. Accelerators are the same, but they differentiate to take huge leap. Incubators help in the beginning and accelerators help them to scale up very fastly. Like popular names are Amity Innovation Incubator, Angel Prime, IAN Business Incubator, Will Grow, Startup Village. These are some of the accelerators and incubators. Next is bank loans. So bank is the first most place that we go to take funding. But in case of startups, sometimes there is a issue that there is no inventory or there are some kind of technology based startup and banks refuse them to give loans. So bank loans are usually not very effective in case of startups. But in case of Startup India scheme, there are certain loans which is provided at very minimum interest to startups, which we will discuss in detail in some or other session. What are the loans provided to Startup India scheme startups? Another one is government programs that offer startup capital. Government has launched बैंक ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशन प्रोग्राम, तो जिसके अंदर 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड 14-15 के यूनियन बजट में लॉन्च किया गया था, जिसे मुद्रा योजना द्वारा सपोर्ट किया गया था, जो 10 लाख एसएमईज को फायदा दिया. तो दिस वाज सम ऑफ द वेज यू कैन फंड योर स्टार्टअप्स. तो दिस वी डिस्कस्ड इन ए फास्टर मैनर. So these are the some of the upcoming areas in startup. ये upcoming areas हैं startup के. एडटेक, फिनटेक स्टार्टअप्स विनर्स एमर्ज हुए इस डेकेड के. अब तक हम देखें तो एडटेक में फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, बायजूस, वेदांतु एंड मेनी मोर टू गो, द नेम्स विच वी डू नॉट नो जर्नली. तो एडटेक डोमेन ने रूल किया. फिनटेक वी सी पेटीएम, भारत पे, नवी एंड मेनी ऑफ द एप्स कमिंग इन द फिनटेक सेगमेंट. So this decade was ruled by the edtech and fintech startup. But in the coming years, we would see many more startups in the agri-tech, because we see the northern areas of Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, and central part of India also, there is a huge potential in agriculture. We have also seen some videos of drone giving fertilizers and pesticides to crop. And there was also one of the innovative business you might have seen, Jugadu Kamlesh on Shark Tank, which provided an car type of a system to pump and provide fertilizers and irrigation facilities to crops. So there is a huge potential in the agriculture startups also coming, which provide support to agriculture of our country. So agriculture is the one of the domain in which startups will be coming. Travel technology, as you all know, India is developing as a traveling hub, as we have a huge heritage and culture. So foreign tourists are coming to explore our country, and travel tech is going to be a massive area in which startups will be coming. Next, in the health tech startups, you have seen PharmEasy, or you have seen 1mg and NetMeds. These are the various startups in the health tech segment that have been
came over the period of time, and more startups will come in the next few years to see. Next one is the green technology. This area startups are increasing at a rapid pace because environment preservation is also the key. हमें अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी में जब स्टार्टअप्स आ रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं. रिसाइकलिंग बिजनेसेस, स्क्रैप डीलर. Recently you have seen one of the pitches of Scrap Uncle on green technology startup in Shark Tank. So what they were the online kabadi walas. They are collecting the scrap from your home itself. They have revolutionized the kabadi walas industry in the NCR and Delhi parts. So these are the upcoming domains in which startups are coming. So let's see how this domain explore in the coming years. So let's look at this startup which have become a part of our daily life. Nykaa, फाल्गुनी नायर. सो आईपीओ रिसेंटली क्या भी इनका आईपीओ आया और बम्पर लिस्टिंग हुई, और जिस दिन इनका लिस्ट हुआ ये वन ऑफ द रिचेस्ट विमेन इन इंडिया बन गए. पेटीएम, पेटीएम तो हम डेली लाइफ में यूज करते ही रहते हैं. जोमेटो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है. डिलीवरी, मोबिक्विक, पॉलिसी बाजार, पेपर फ्राई, ओला. तो अगर हम मेट्रोस की बात करें तो ओला उबर के बिना तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओला उबर से ही हम सब कुछ ऑपरेट करते हैं. पेपर फ्राई जो फर्नीचर को आपके घर तक डिलीवर कर रहा है. पॉलिसी बाजार .com ने एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाया. मोबिक्विक इज सेम एज पेटीएम. जोमेटो, स्विगी, वी ऑल नो. So these are the startups which have become daily part of our daily life. So conclusion is that there are a lot of ecosystem. There is a lot of opportunities of startup ecosystem. Grab it as early as possible. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं दोस्तों स्टार्टअप इकोसिस्टम में. हम जितनी जल्दी इसको समझ लें, जितनी जल्दी इसको अपना लें उतना अच्छा है, क्योंकि आने वाले जो 10 साल हैं वो स्टार्टअप्स के हैं, वो इंडिया के हैं. इंडिया इज गोइंग टू डोमिनेट द वर्ल्ड. वी आर विश्व गुरुज एंड वी विल डोमिनेट द वर्ल्ड. सो दिस इज द entry segment. We should enter into the startup ecosystem and contribute as a stakeholder in developing it. Still, India is a developing nation. There is a huge potential in youth of this country. And PM Modi also in the recent Independence Day speech said that 2047 we will be a developed nation. 2047 का यही सपना, डेवलप देश हो हमारा, विकसित देश हमारा. इन्वेस्ट इन इंडिया, दैट्स गोइंग टू बी अ बिग स्टोरी. देश में पैसा रखो, देश में इन्वेस्ट करो, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करो, पोटेंशियल्स एक्सप्लोर करो कि जो पैसा है स्टार्टअप्स में कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स कंज्यूम करो. एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी कंबाइंड विद इनोवेशन इज द बेस रूट ऑफ स्टार्टअप. मैंने पहले भी बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी जब कंबाइंड होती है तो वही बेस रूट है स्टार्टअप की. सो हर स्टार्टअप एंड हर घर स्टार्टअप इज द मिशन फॉर द नेक्स्ट डिकेड. हर स्टार्टअप, हर घर स्टार्टअप, एंड ऑल द बेस्ट. होप यू हैव लर्नड अ लॉट फॉर टुडे. So thank you for today's session and attending it very patiently and being a good audience. So this is our details. You can reach to us at our website, or our email or phone numbers is also given, and physical address is also given. So this was all about the session. Hope you learned something new about startups, because this was just an introductory session to explain you how ecosystem is working and how startups are evolving in our country. And I would like to tell you something about our own startup, BizGyan. So BizGyan is also a government of India recognized startup, and we are also working actively in the northern region and our other parts of country to spread financial literacy education. So we at BizGyan are providing financial literacy courses according related to startups, taxation, businesses, stock market, finance, and etc. And in the second domain, we are working as a startup advisors and providing startup consultancy to young startups. So anyone here have an idea or want to start a startup or want to have some kind of consultancy, you can definitely contact us. So this was all about session. Thank you for being with us. And recently, I would also like to tell that we have launched a podcast show on our YouTube channel, BizGyan, in which we interview with the young startups and know about their struggle stories and how innovative ventures they have started and how they are scaling up.
So please do have a look at the Startup Gad show on our YouTube channel. The Startup Gad show on our YouTube channel. You will definitely love the show and the concept. So thank you for being with us on this Sunday afternoon. Thank you so much. If anybody has any queries, I am available for the next 5 minutes. You can put up in the chat section. I will take up that. Thank you so much once again. So I think there are no more queries, and I am now winding up the session. Thank you for being with us on this Sunday afternoon. Thank you so much once again.